अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 4 और 5 बहुत अहम केसेस जिसके फ़ैसले आने हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा करेगा, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। और वो 4 और 5 केसेस को भूलना नहीं चाहिए। वो केसेस बहुत ही अहम हैं। कौन कौन से केसेस हैं जो इस वक्त, वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं 4 और 5 केसेस उठाऊंगा और आपके सामने रखूंगा, क्योंकि उनके फ़ैसले चंद जगहों पे आ चुके हैं, चंद अपील पे चले गए हैं, चंद अपील के बाद भी रिजेक्ट हुए हैं, उसको रिव्यू में लाया गया है। तो ये 4-5 केसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक इलेक्शन कमीशन में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैसे तो 3-4 बड़े अहम केसेस हैं, लेकिन मैं एक केस को यहाँ डिस्कस करूँगा। और सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस हैं जो कि बहुत ही अहम हैं। तो बात हम शुरू करेंगे सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से, कि इलेक्शन कमीशन में जो इस वक्त सबसे बड़ा केस है वो केस है जनाब, क्योंकि 2 केस के फैसले तो इलेक्शन कमीशन कर चुका है। और एक फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है फॉरेन फंडिंग का केस। फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो 8 वॉल्यूम चीफ इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी देने की, जिसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार हुए। इससे पहले 3 साल तक, 3.5 साल तक डीजी लॉ जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इन चीज़ों को छुपाया। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हुकूमत की बी टीम की ज़िम्मेदारी पूरी की। यकीनन हुकूमत के जाने के बाद उनका एहतसाब होगा, मालूम किया जाएगा कि उन्होंने 3.5 साल तक इस अहम तरीन कौमी केस को, जो करप्शन और मेगा करप्शन की सबसे बड़ा केस है, उसको, उसके डॉक्यूमेंट्स को क्यों छुपाया पब्लिक होने से, जबकि आईनी और कानूनी नुकात ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने चाहिए थे। तो डीजी लॉ साहब ने इस सिलसिले में उनकी क्या मजबूरी थी, क्या उन्होंने इस सिलसिले में डील किया, क्या कुछ किया, ये वक्त आएगा तो ज़रूर बताया जाएगा और देखा जाएगा। और यकीनन हम इसे नहीं भूलेंगे। हम उस वक्त याद करेंगे जब ये हुकूमत नहीं रहेगी, तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। हाँ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम वॉल्यूम जो हैं वो हवाले कर दिया। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से फॉरेन फंडिंग केस में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन की अपनी इन्वेस्टिगेशन से, स्क्रूटनी कमेटी की इन्वेस्टिगेशन से, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पीटीआई ने नहीं दिए। पीटीआई ने जो दिया था उसका तो तीचा पाचा करके 55 घंटे में जनाब आपके अकबर एस बाबर साहब ने सामने ला के रख दिया था, जिसमें 2 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई थी, जिसमें इमरान खान बराह रास्त इन्वॉल्व है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इसमें तो मसलन भारतीयों से आपने फ़ंड्स लिए हैं, इसमें कंपनीज से फ़ंड लिए हैं, गैर मुल्की शहरियों से फ़ंड लिए हैं, बहुत सारे फ़ंड्स जो आए हैं उसका कुछ पता ही नहीं है। 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में जो अरबों रुपए आए हैं उसका नहीं पता है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ बैंक है जिन्होंने छुपाया है, उसकी स्टेटमेंट नहीं है, ट्रांजेक्शन्स नहीं दी गई है, लेकिन बहुत सारे फ़ंड्स आए हैं, इसका इत्तला है। इसी तरह मुकम्मल तौर पर ये 2013 तक इन्होंने कई अकाउंट्स छुपाए हैं, जिनमें से 49 में से 9 अकाउंट्स इन्होंने, 50 में से 9, समझे 49 या 50 में से 9 अकाउंट्स सिर्फ दिए थे। तो इस लिहाज से तकरीबन जो है वो 41 अकाउंट जो है वो नहीं बताए। तो बहुत कुछ है। अब ये इसमें जो फाइनल आपके अकबर एस बाबर साहब ने रिक्वेस्ट की है वो ये की है कि इमरान खान, और जो जायज़ है कि इमरान खान साहब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का, इन तमाम बातों का जो कि ख़ुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स है और जो डॉक्यूमेंट्स है जो स्टेट बैंक ने दूसरे मुल्कों से भी हासिल किया है, उसकी आप तफसील दे दें, उसको बता दें। अगर आप वो तमाम चीज़ें मेरिट पे बता देते हैं तो बात ख़त्म। लेकिन अगर वो ये तमाम चीज़ें नहीं बता सकें तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर संगीन किस्म की करप्शंस, मेगा करप्शंस, फंड्स को मिसयूज़ करने का, और इल्लीगल फंड्स और गैर कानूनी, गैर आइनी फंड्स, इसके साथ साथ कौमी सलामती के ख़िलाफ़ ऐसे लोगों से फंड्स लेना जो कि आपके पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट 2017 और पार्टी ऑर्डिनेंस 2002 के ख़िलाफ़ है, एक्ट के।
और आइन और कानून के भी खिलाफ है। तो उसका फैसला अब आना है। ये रिक्वेस्ट जो अकबर एस बाबर साहब ने कर दी है, अब नेक्स्ट हियरिंग में, हर हियरिंग में इमरान खान साहब यहाँ पर भी भाग रहे हैं, और बल्कि इन्होंने तो 2 एप्लीकेशन लगा दी कि अकबर एस बाबर का इससे क्या ताल्लुक़ है, हटाया जाए। 7.5 साल तक करने के बावजूद अभी वही रेट है। भाई छोड़े अकबर एस बाबर को, आप सच्चे हैं ना, आप ईमानदार हैं, आपने जो फंड्स लिए हैं वो सब सही हैं, सही जगह यूज़ किए हैं, बता दीजिए, छोड़े अकबर। अब तो कौम पूछ रही है, अब तो अकबर एस बाबर साहब नहीं पूछ रहे। तो गोया ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है मरीम नवाज साहिबा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें तकरीबन कानूनी नुकात क्लियर हो चुके हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानूनी नुकात, आईनी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वो सब चीज़ें बता रही हैं कि जनाब मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया था वो मैलिफाइड इंटेंशन था, और वो जो है इल्लीगल और गैर कानूनी, गैर आईनी, ये कानून ने तो बता दिया है, क्योंकि नैब के पास इसके अलावा कोई और सबूत नहीं। वो जो 2 पेपर्स हैं, और 2 पेपर्स को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेंक दिया है। अब नैब ने मुकम्मल तौर पर भागना शुरू किया है। अब जबकि कोई भागने का रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने एक ऐसे वकील को, मैं उनका बड़ा रिगार्ड्स करता हूँ, मेरे अच्छे दोस्तों में से होते हैं, लेकिन फैक्ट और हक अपनी जगह है, कि उनको लाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब वॉल्यूमिनस इसमें चीज़ें हैं, वो प्रोसिक्यूटर, वो आपके एडवोकेट, वो नैब जिन्होंने सज़ा दिलवाई, जो इतने साल से ज़्यादा मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ के केस को डील कर रहे हैं, उनके लिहाज से वॉल्यूमिनस नहीं है, उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। एक नहीं है प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं, हर शहर के, हर मुल्क के, हर सूबे के अलग हैं, इतने सारे लोग हैं, और पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, जिसमें ऑपरेशनल हेड भी हैं, जिसमें दूसरे डिप्टी भी हैं, जिसमें खुद चेयरमैन भी हैं, पूरी एक बोर्ड है। उनको नहीं पता, लेकिन अजहर साहब को ये पता है कि ये वॉल्यूमिनस है। उस पर आर्गूमेंट देते हुए इरफान कादिर ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था, हालांकि ये जुमला बहुत ही मुनासिब है, मेरा ख्याल है अजहर साहब इस पर नाराज़ ना हो, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, और वो ये है कि इररिलेवेंट वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स, इररिलेवेंट वॉल्यूमिनस स्टेटमेंट, इररिलेवेंट वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स, मसलन बहुत कुछ बोलने को। और वही बातें उन्होंने शुरू की जो शुरू में बोला जाता था, ट्रेल दें, ये डॉक्यूमेंट्स फला है, बेटा बाप छोटा। भाई आपसे अदालत 2 चीज़ मांग रही है। आपके पास मरीम नवाज साहबा के अगेंस्ट बेनिफिशियल ओनर का कोई डॉक्यूमेंट्स है, और नवाज शरीफ के अगेंस्ट कोई आपके पास ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो दे दें, बाकी वो कुछ भी नहीं है। तो गोया ये केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका फैसला तकरीबन हो चुका है कानूनी नुकात से। अब अदलिया का फैसला आना है। ये नैब भाग रही है तो अजहर साहब को लाएं, अजहर साहब इसमें वॉल्यूमिनस कह के इसको लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हुक्म है, सुना है कि पीएम हाउस का हुक्म है कि इस केस को फाइनल नहीं होने दें, लेकिन अदालत देख रही है सब कुछ। यकीनन अदालत इस केस को लंबा नहीं करेगी, और ऐसे मौके पे एक नया वकील जिसको कुछ भी नहीं पता है, और प्रोसिक्यूटर जनरल वगैरह को नैब ने उठा के फेंक के एक नए वकील को लाके खड़ा किया है, तो यकीनन इसको डिले करने का इरादा है। लेकिन ये केस अदालतों के सामने भी, और अदालत समझती है और सब जानती है, वो देख रही है, और वो मुसलसल कई आपके जो आपके प्रोसीडिंग हुई उसमें अदालतें बार बार टाइम दे रही है, और ये कहती भी जा रही है कि अब आप ये फाइनल फैसला होगा। तो गोया अदालत से ये उम्मीद है, और उम्मीद है कि 21 मार्च को, मेरा ख्याल है ये डेट है, 21 मार्च को अजहर साहब खड़े होंगे, उनको पूरा मौका दिया जाए, उस दिन जो बोलना है वो बोलें। लेकिन उसके बाद अदालत को चाहिए, कौम इस केस के सिलसिले में इंतज़ार में है, मेरिट पे इंतज़ार में है, जो भी राइट है, मेरिट है, वो सामने लाएं, कानून और आइन जो कहता है वो सामने लाइए, और इस केस का फैसला कीजिए। और यकीनन जिस तरह मैंने कहा, मैं एक तालिब इल्म हूँ लॉ का, और मेरे पास बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, जो लीगल लॉयर हैं, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस भी रह गए, उन सब से मेरी डिस्कशन हुई है। वो ये कहते हैं कि ये केस मैलिफाइड इंटेंशन से बनाया गया था, ये इल्लीगल गैर कानूनी केस बनाए, गोया ये केस ख़त्म हो जाएगा। तो गोया मरीम नवाज साहिबा की बरियत जो है वो इस केस में बनती है। आइए इसके बाद
इस्लामाबाद के बाद हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस हैं, 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो फैसल वार्डर का केस है जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया 62(1)(f) के तहत। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागे, वहाँ से उनको मुस्तरद किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस एक्सेप्ट तो किया लेकिन स्टे नहीं दिया केस को। बहुत कोशिश की उनके वकील ने लेकिन स्टे नहीं दिया। उन्होंने कहा ये मुनफरिद केस है, हम फैसला करेंगे क्या तायात नाइली जो हुई है ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, ये किसका इख्तियार है, ये देखेंगे, ज़रूर देखें। बहुत अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट इस पर ये देखे कि 62(1)(f) की तशरीह हो कि आया इसमें मुद्दत नहीं है तो कैसे मुद्दत और कौन लगा सकता है, और आया कि क्या जुरिडिक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो कि 63(2) और 63(3) के तहत है और सुप्रीम कोर्ट की 175(2) के तहत है, तो दोनों इदारों में से कौन सा इदारा नाअहली कर सकता है, तायात नाअहली कर सकता है, या दोनों इदारे नहीं कर सकते हैं, और क्या प्रोसीजर है। वो सारा प्रोसीजर 63(2) और 63(3) में दिया हुआ है। तो ये फैसला आने दीजिए, अच्छी बात है। दूसरा केस जो है वो आपके कासिम सूरी साहब का है, जो कि मैं कह सकता हूँ इस बात को बरमला यहाँ पे कि साबिक चीफ जस्टिस जनाब जो थे उनकी ज़ेर नसर ये केस दबता रहा और 2.5 साल निकाल गया। हालांकि इस केस पे ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है कि 65,000, मैं इसको 52,000 समझा था ये, लेकिन 65,000 वोट हैं। जब मैंने नादरा वालों से मालूम किया तो 65,000 वोट हैं। और फिर एप्लीकेंट जो है जनाब लश्कर रईसानी साहब जो इस केस को प्लीट कर रहे हैं, वो भी तकरीबन 2.5 साल से लड़ रहे हैं इस केस पे। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 13 महीने के बाद फैसला दिया और उसके बाद मजीद स्टे ऑर्डर पे जो है वो कासिम सूरी साहब चल रहे थे। अब जबकि अता बंदयाल साहब आए हैं और आपके साबिक चीफ जस्टिस साहब चले गए, जिन्होंने वज़न रखकर इसको छुपा दिया था, अता बंदयाल के आते ही ये केस लगा। और एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, यानी उसमें जो मामलात ख़राब हैं, वो कोई 78 केसेस हैं सुना है, उन केसेस से इसको निकाल लिया गया है, अलग करके इसको अब सुना जाएगा। 2 हफ्ते का टाइम दिया है, यानी अब जो ये टाइम दिया गया इसमें इस केस का फैसला आना। और ये भी क्रिस्टल क्लियर केस है जिसमें 65,000 आपके वोट पड़े हैं, वो वोट जो हैं वो जाली हैं। नादरा उसकी तस्दीक नहीं करता है। उन वोटों को इस तरह भी है कि आप हंसेंगे कि पैर के निशान उसमें उन वोटों को काउंट किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में ना सिर्फ एक अहम तरीन वो फैसला होगा बल्कि उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कानूनी और आइनी तौर पर। वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो पटिशन, जिस पटिशन के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजेस को जिन्होंने तायात नाअहली का ऑर्डर दिया था मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए, उनको उन्होंने चैलेंज किया है। और उसमें कई बातें लिखी हैं, 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट को तायात नाअहली करने का इख्तियार इसलिए नहीं है कि 62(1)(f) जो है वो तायुन नहीं करता है मुद्दत की, एक तो उनका है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा उजाया और 184(3) के तहत वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि ये केस कर सकता है। और माजी में फैक्टो ऑफ बेलारूस का केस भी अपील खारिज होने के बावजूद सुना गया और फैसला तब्दील हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले तब्दील किए हैं जो जजेस जब ये देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। और ये तायात नाअहली 61(2)(1)(f) को भी वो करेगा। और इससे सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर ये जिस तरह मैं कहता हूँ, मैं कानूनी बुनियाद पर एज ए तालिब इल्म कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार ही नहीं है और 62(1)(f) में बिल्कुल उसका तयन नहीं किया गया है। और भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये जो आपके तायात नाअहली की गई है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है। इसमें जो भी मेंबर तायात नाअहल हुआ है उसको रिलीफ मिलेगा, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान होते, चाहे वो कोई और होता। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसको कानून और आइन की नज़र में एक बहुत अहम फ़ैसला देगी। और ये फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम फ़ैसला माना जाएगा और उससे बहुत सी राहें खुलेंगी और बहुत से लोगों की राहें बंद होंगी। तो ये है चंद बातें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।